नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज की नई वीडियो और देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स और ऑल जो टेट्स हैं सारे स्टेट्स में जितने भी होते हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो मनोविज्ञान के क्वेश्चन शुरू करते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये इस तरीके से परिभाषा दी हुई है। पी.एन. झा की है, स्किनर की है, डेबिस की है या वुडवर्थ की है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है सही, स्किनर। देखो, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत से इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, भूत और ये नर से ही भूत बनते हैं। ठीक है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन। तो ये है व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ व्यवहार के अध्ययन से है। ठीक है, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में या 6 वर्ष की आयु में? तो इसका सही आंसर होगा 5 वर्ष की आयु में बच्चे हिंदी अक्षरों को पहचानने लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि मापन के जन्मदाता कौन है? बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? तो इसका सही आंसर सी होगा, टर्मन। ठीक है। मानसिक आयु का विचार तो दिया था विनय ने। ठीक है, तो टर्मन ने बुद्धि लब्धि इसको विचार को जन्म दिया और ये फॉर्मूला जो दिया था बुद्धि लब्धि निकालने के लिए, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी टर्मन के द्वारा दिया गया। ठीक है। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु या शारीरिक आयु भी कह देते हैं, गुना में 100। ठीक है, MA/CA/100 इस तरीके से। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता किसको कहा जाता है? टर्मन को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की अक्षमता है, सीखने की अक्षमता है या सुनने की अक्षमता है? तो एलेक्सिया भी क्या है? पढ़ने में अक्षमता। ठीक है, पढ़ने में किसी तरीके की समस्या होती है। डिसलेक्सिया भी वही पढ़ने से पठन विकार होता है और डिसग्राफिया जो होता है वो गणितीय विकार होता है। ठीक है, संख्याओं को पहचानने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? मंद बुद्धि बालकों की पहचान के लिए, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए, बहरे बालकों की पहचान के लिए। तो प्रमापीकृत परीक्षण जो क्या कराए जाते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए कराए जाते हैं। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है 1900। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन ये और याद रखेंगे, थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को। और इसका उत्पत्ति वर्ष कब माना जाता है? 1900। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। प्याजे के बारे में मैं पहले भी क्वेश्चन पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। प्याजे की चारों अवस्थाएं सही तरीके से पढ़ लेना। प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 11 से 15 तक। ठीक है, जीन प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक की आयु 11 से 15 तक मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ, बुद्धि लब्धि जो होती है वो कितनी होती है? तो ये टर्मन ने दी है, ये होती है 71 से कम होती है। ठीक है, 71 से कम। 71 से कम है तो वो जड़ बुद्धि बालक में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ये फैक्ट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 150। तो यहाँ से देख लेते हैं, गर्भाधान से लेकर जन्म तक बालक को विकसित होने में 40 सप्ताह या 280 दिन लगते हैं। ठीक है, तो इसमें दिन दिए हुए हैं तो इसमें दिन काउंट कर देंगे। ठीक है। नवजात शिशु का भार कितना होता है? नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है। ठीक है, 7 पाउंड।
और लंबाई जो होती है 19.5 इंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक द्वारा किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसको याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है ये भी। और ये है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये भाई इनमें जब 4 ऑप्शंस आएंगे, टेक्निकल एजुकेशन या करिकुलम फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, तो यहाँ से तुम्हें पहचान करनी पड़ेगी सही आंसर की, क्योंकि जब ये 4 ऑप्शन दिखाई देंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा पेपर में। तो इसको सही तरीके से अपने दिमाग में फिक्स कर लेना, किस तरीके से कनेक्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है? तो 41 आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि से है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? तो ये वैदिक काल में किया जाता था, इसे वैसे ही याद रख लेना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में आत्मनिर्भरता पैदा होगी। ठीक है, वो खुद करेगा तो आत्मनिर्भर ही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है? जन्मजात प्रेरक वे प्रेरक होते हैं जो व्यक्ति में जन्म से ही पाए जाते हैं, इन्हें जैविक प्रेरक भी कहा जाता है। ठीक है, जन्मजात या जैविक। तो ये क्या होते हैं? भूख, प्यास, काम, निद्रा, विश्राम आदि, ये खेलना। ठीक है। और स्वाभाविक प्रेरक होते हैं प्रशंसा, कृत्रिम प्रेरक, क्रोध, ये सब स्वाभाविक होते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? छात्रों को दंडित करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। चुटकुले सुनाने चाहिए? नहीं। अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, ये सबसे बेस्ट आंसर है इसका। ठीक है, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। नेक्स्ट है साइजॉइड वर्ग किस प्रकार के वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? तो इसमें आते हैं, इनमें से कोई भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, ये रहते हैं शारीरिक रूप से अपंग बालकों को सम्मिलित किया जाता है साइजॉइड वर्ग में। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? विशिष्ट बालक कौन से होते हैं? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, या ये सभी? तो इसमें ये सभी होते हैं। विशिष्ट बालक में कौन कौन से आते हैं? पिछड़े भी आते हैं, प्रतिभाशाली भी आते हैं, मंदबुद्धि, ये तीनों प्रकार के बालक आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अपराधी बालक कौन होते हैं? अपराधी बालक जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। तो इसका सही आंसर होगा जो असामाजिक कार्य करते हैं, वही अपराधी बालक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? पाठ्यक्रम, मैंने शिक्षण के चर बताए थे, 3 होते हैं, जिसमें पाठ्यक्रम को तो मध्यस्थ चर कहा जाता है। ठीक है, छात्र को आश्रित और शिक्षक को स्वतंत्र चर के रूप में स्वीकार किया जाता है। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है? अभिभावक को, शिक्षक को, शिक्षार्थी को, या पाठ्यक्रम को? तो ये माना है शिक्षक को। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में शिक्षक को कार्यवाहक, शिक्षार्थी को लक्ष्य अथवा उद्देश्य, ठीक है, शिक्षार्थी को क्या माना? लक्ष्य या उद्देश्य, एम, और पाठ्यक्रम को मध्यस्थ चर बताया है। किसने? स्मिथ ने। नेक्स्ट है नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन है किसका? वुडवर्थ का। ये परिभाषा है, ये याद करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्परता का नियम किसने दिया? तत्परता का भाई मैं पहले भी बता चुका हूँ, तत्परता, अभ्यास, ये 3 नियम दिए हुए थे। ठीक है, तो ये किसने दिए हुए हैं? थॉर्नडाइक ने। अब ठीक है, नेक्स्ट है, रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? तो रॉस ने संवेगों को कितने प्रकार, 3 प्रकार में बांटा है, 3 भागों में, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। ये याद रख लेना, तीनों, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो ये है 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। यह किसने कहा है? ये कहा है मैकडूगल ने। ठीक है, मैकडूगल के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? जन्मजात प्रेरक, अभी मैंने प्रेरक तुम्हें बताए थे, आदत जन्मजात प्रेरक न होकर एक अर्जित प्रेरक है। ठीक है, वो ये जन्म से नहीं होती आदत, ये बाद में चेंज होती है। जैसे जन्म से ये होती हैं भूख, प्यास, नींद, ये जन्मजात होते हैं, और जो बाद में अर्जित किए जाते हैं उनको जन्मजात में काउंट नहीं किया जाता है, उन्हें अर्जित प्रेरक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, शिक्षण के आधार पर कितने चर माने जाते हैं इसके, शिक्षण के? तो ये 3 चर माने जाते हैं। ठीक है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, जो मैंने अभी तुम्हें बताया भी था। ठीक है, इसको एम माना जाता है। ठीक है, इस तरीके से इनको अलग अलग पार्ट में बताया गया है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, या सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इसमें यही कथन सत्य होगा कि भाई बुद्धि, जो बच्चा इंटेलिजेंट है वो कोई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि लड़की कम होशियार हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही होगा। सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व न देना, ये बिल्कुल सही है, ये शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये शामिल नहीं होना चाहिए, बाकी ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। रटने को महत्व प्रदान नहीं करना, तो ये तो कहा गया है कि रटने को महत्व नहीं देना है। पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, ये ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करके ये नहीं है कि हम उसको कंप्लीट कर सकें। ठीक है, वो तो जो स्कूल में भी परीक्षाएं करा के तब भी उसका मूल्यांकन सही तरीके से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, ये सही होगा। ठीक है, तो डिसलेक्सिया देखो काफ़ी सारे पेपर्स में आया हुआ है, पढ़ने की अक्षमता या पढ़ने में समस्या होती है डिसलेक्सिया, और एलेक्सिया भी इसी से रिलेटेड था, लेखन अक्षमता होता है डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया। देखते हैं नेक्स्ट, परामर्श का उद्देश्य है बच्चे को समझना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना। तो परामर्श का यही उद्देश्य है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना या शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। तो ये सबसे बेस्ट आंसर है, क्योंकि बच्चा नैतिकता टीचर से सीखता है। टीचर में अगर नैतिक चीज़ें हैं और वो आदर्श रूप में रहता है बच्चों के सामने, तो बच्चे भी उनसे वही सारी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए और सम्मान भी। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट है डाल्टन शिक्षण विधि, ये भी कराया हुआ है। ये डाल्टन शिक्षण विधि ये किसने दी है? ये मिस हेलेन पार्क हर्स्ट ने। ठीक है, तो ये भी फैक्ट का क्वेश्चन है, याद कर लेना इसे भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है किसको? प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंद्विता की भावना को, या तटस्थता की भावना को? तो ये होता है सहयोग की भावना को। ठीक है। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है, तो शिक्षक की भूमिका होती है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। ठीक है। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ये है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो टीचर की नज़र में ये होना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, या कई प्रकार से? तो बच्चे के सीखने के कई प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से सीख सकता है। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? विद्यार्थी को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, या त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है? तो ये इसका बेस्ट आंसर है कि त्रुटियां, जब बच्चा सीखेगा तो उसमें गलतियां तो होंगी ही होंगी, तो वो अधिगम सीखने का पार्ट माना जाता है। मधु गणित में कमज़ोर है, एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमज़ोर होने का क्या कारण हो सकता है? प्राय लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, ये नहीं कहा जा सकता है। उसके माता पिता अनपढ़ है, ये भी नहीं कह सकते। उसे अध्ययन में रुचि नहीं है, ये भी नहीं कह सकते। टीचर को उसमें जोर लगाना चाहिए कि वो किसी भी तरीके से पढ़े। गणित जो टीचर पढ़ा रहा है उस हो सकता है वो उसकी विधि, जो शिक्षण विधि है वो सही नहीं हो, त्रुटिपूर्ण। निम्न में सर्वोत्तम कथन कौन सा है? एक अच्छा अध्यापक अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। ये इसमें प्लस पॉजिटिव आंसर ये दिख रहा है कि विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है, बच्चों में अंक गणित का ज्ञान देना नहीं है, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना। ये थोड़ा पॉजिटिव आंसर है। बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना, ये इसका बेस्ट आंसर होगा। ठीक है। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित होता है। ठीक है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना नहीं, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। ये बिल्कुल राइट आंसर है इसका, बिल्कुल सटीक। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह कौन सा बच्चा होगा? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, या प्रतिभाशाली? तो ये होगा सामान्य बुद्धि। ठीक है। टर्मन ने बताया है कि 90 से 110 के मध्य बच्चे की बुद्धि लब्धि है, तो वो सामान्य बच्चों में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ये इसका बेस्ट आंसर होगा। शिवानी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो शिक्षक को ये होना चाहिए कि उस जो क्वेश्चन पूछा है उसका उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। ठीक है। गलत आंसर नहीं दे करके बोल देना चाहिए कि मैं इसका उत्तर तुम्हें देख करके बताता हूँ, बाद में बताता हूँ। इस तरीके से बच्चे को कह सकते हैं। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, नहीं जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, ये भी नहीं होगा। कुछ समय पश्चात, ये भी नहीं होगा। तत्काल, जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई। बच्चा कुछ पूछने के लिए जब तैयार है तो तभी उसे बता देना चाहिए जो भी वो पूछना चाहता है। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, आप बच्चे से अंग्रेजी में बातें करेंगे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे? ये भी नहीं हो सकता। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे? ये भी नहीं हो सकता। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का, उसे मातृभाषा जो है उसकी बच्चे की है, उसी से अंग्रेजी को कनेक्ट करके बताएंगे।
पुरस्कार एवं दंड सकारात्मक प्रेरक हैं, स्वाभाविक प्रेरक हैं, कृत्रिम प्रेरक हैं, अर्जित प्रेरक हैं। पुरस्कार और दंड क्या हैं? कृत्रिम प्रेरक हैं। ठीक है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? नहीं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो ये इसका सही बेस्ट आंसर है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। हर बच्चे में किसी ना किसी तरीके की अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, इसी तरीके से हर बच्चा विशिष्ट होता है। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये होना चाहिए सतत और व्यापक, लगातार और उसके हर क्षेत्र को देखते हुए। ठीक है, हर क्षेत्र में बच्चा कौन से क्षेत्र में ज़्यादा बढ़िया कर रहा है, सारे क्षेत्रों को लगा के, और लगातार होना चाहिए, सतत का मतलब लगातार। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए लागू है। ये है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का है। अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान, इन दोनों का ज्ञान होना चाहिए। एक बच्चा प्राय कक्षा में प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि वह शरारती बालक है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह असामान्य है, वह प्रतिभाशाली है। तो वो जिज्ञासु बालक है। एक बच्चा प्राय अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे? आप बच्चे को सजा देंगे? बिल्कुल गलत है। आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे? नहीं निकाल सकते। आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, किस वजह से बच्चा इस तरीके की हरकतें करता है, वो झगड़ता है बच्चों के साथ में, और उसे परामर्श देंगे। ठीक है, या आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे? ये भी नहीं कर सकते। टीचर को अपने बेस पे ही कुछ करना पड़ेगा, तो उसके रीजंस पता करने पड़ेंगे कि वो क्यों ऐसे करता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।